हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट पॉइनियर कैरियर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं शाहरुख। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमारा नया टॉपिक है क्या, ऊष्मा। जनरली साइंस की 5 से 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है कृपया पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है? सबसे बड़ा सिंपल सवाल हमको, ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, सिंपल सा, कि जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जिससे हमें गर्मी का। अब जब वर्ड क्या आ रहा है गर्मी, मतलब क्या होगा वहां पर? टेम्परेचर। मतलब यहां पर भी टेम्परेचर आएगा तो वहां पर क्या आएगी? सीधी सीधी ऊष्मा। तो जनरली मैंने ऊष्मा का आपको बता दिया कि ऊष्मा का क्या है। अब ऊष्मा का जो चैप्टर है मैंने आपको यहां लिखा 1 नंबर पक्का। इससे क्या समझ रहे हैं आप? इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि प्रीवियस ईयर के हर पेपर को उठा के देख लें। प्रीवियस ईयर जो 7 to 8 पेपर्स हैं उसमें इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है। तो ये वीडियो को हमें आखिरी तक देखना और आप 1 नंबर पक्का पालोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आखिरी तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो आज ऊष्मा, ऊष्मा का जनरली मैंने आपको बताया। तो ऊष्मा के बाद में आता है क्या? इसकी इकाई। तो ऊष्मा की जो इकाई होती है वो ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है? कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी। या फिर मैं क्या बोल रहा हूं? जूल। मैं क्या बोल रहा हूं? जूल। मतलब ऊष्मा की जो यूनिट है, मतलब जो मेजर करूंगा वो किसमें करूंगा? कैलोरी में या जूल में। तो जनरली हमको एक रिलेशन याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। मैंने क्या लिखा हूं? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल। तो 1 कैलोरी बराबर होता है हमारे पास 4.18 जूल, या लगभग बराबर होता है 4.2 जूल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये पहला पॉइंट है जो कि नोट डाउन करके लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद में आता है ऊष्मा है तो मतलब टेम्परेचर आ रहा है। अब टेम्परेचर को हम किस किस में नापेंगे? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर को की स्केल क्या क्या होगी। तो हमारे पास नॉर्मली हम पढ़ने वाले हैं 4 प्रकार से हम टेम्परेचर को मापने वाले हैं। कि सबसे पहले नापने वाले हैं क्या है? किसमें? डिग्री सेल्सियस में। दूसरा किसमें नापने वाले हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तीसरा किसमें नापने वाले हैं? र्यूमर में। और चौथा पढ़ने वाले हैं केल्विन में। अब ठीक है, अब इन चारों का एक कंक्लूजन निकाला हूं, जैसे कि जल का जमना। जल का जमना हम आपको नॉर्मली पता होता है कि हमारा जल है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। लेकिन वही मैंने पूछ लिया, एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा? वो सिंपल सा कभी डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछता। ध्यान देना, कभी डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन नहीं आता। आजकल वो पूछता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, नहीं तो केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में बच्चा रट लेता है सीधा सीधा कि भैया सर कमरे का तापमान जनरली 27 डिग्री सेल्सियस होता है और मानव शरीर का टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट में भी इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वो क्या बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, बस बने रहना है, ठीक है। मैंने जनरली आपके पास ये टेबल लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन में, ये आप हमें याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जनरली हम एक का याद करेंगे डिग्री सेल्सियस का, उससे हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी निकाल लेंगे और केल्विन भी निकालेंगे। कैसे सर? अरे बिल्कुल निकालेंगे, जरा देखो तो सही। ये देखो मैंने जनरली एक आपको एक रिजल्ट ये निकला, एक एक्सप्रेशन टाइप में लिखा है कि जो C/5 मतलब सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। ये मैंने लिख तो दिया। ये आपको जनरली याद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। अब इसी से मैं चीजें बता दूंगा। सिर्फ मेरे को डिग्री सेल्सियस में चीजें याद रखना कि मैंने मान लिया कि मेरा बर्फ किस में जम रहा था, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरा क्या जम रहा था? बर्फ जम रहा था, ठीक है। तो अब को एग्जामिनर ने पूछा कि सर बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो क्या लेना है हमको? इन दोनों को इक्वल ले लेना है। कैसे? C/5 बराबर F-32/9। अब C का वैल्यू क्या है? यहाँ डिग्री सेल्सियस में क्या है? 0। तो 0/5 बराबर F-32/9। तो ये तो पूरा हो गया क्या? 0। वही 0 का इधर 9 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब 0 बराबर मेरे पास आ जाएगा F-32। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो यहां से F का मान क्या आ गया मेरे पास? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
वही चीज मैंने लिखा हूं, देख रहा हूँ आई थिंक। सिर्फ ये 4 रिलेशन याद रखना। 4 र्यूमर में तो बहुत कम चांसेस है कि आपके एग्जाम के लिए पूछेगा, बट ये 3 चीज डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इसमें पूछता है, वो हमें याद करना है। सिंपल सा ये C/5 इज इक्वल टू होता है F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। आई थिंक समझ रहे होंगे। चलो एक सर आपने बता दिया, एक और ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। अब अगर आपको सिंपल सा उसने क्या दिया, कमरे का ताप, जल का ले लेते हैं उबलना, केल्विन में निकालना है अपने को। अब किस में निकालना है अपने को, केल्विन में। तो यहां मेरे को पता है 100 डिग्री पे क्या, 100 डिग्री पे जो है वाटर बॉयल हो जाता है, बटे 5 बराबर K-273/5। ठीक है, ये 5 से 5 जनरली कट जाता है। ये 100 है, ये 273 इधर माइनस का, तो इधर आएगा किसका, हो जाएगा प्लस का। तो 100 प्लस 273 बराबर K, तो K बराबर हो जाएगा 373। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैंने लिखा हूं 373। बिल्कुल यही चीज हमको याद करना है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब आगे अपन चलते हैं 3। चलो देखते हैं अब आप आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, थर्मल एक्सपांशन, मतलब ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार मतलब सिंपल सा है कि उसके वॉल्यूम में चेंज आना। ऊष्मीय प्रसार किसमें अधिकतर देखने को मिलता है, ठोस में जनरली अपन देख लें कि ये कोई, मान लीजिए कोई बॉक्स है। अब इसमें जब भी मैं हीट, मतलब इसमें टेम्परेचर इसका मैं बढ़ाऊंगा, तो क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, जनरली क्या है, बढ़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी मैं किसी भी बॉक्स से, मान लीजिए ठोस है, उसको मैं गर्म कर रहा हूं, तो उसका क्या जो आयतन है वो बढ़ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं यही चीज ठोस में, तो ठीक है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन वही जो जल है एक प्रकार से अपवाद है, मतलब जल का असमान प्रसार है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो जल, मैंने जनरली ग्राफ आपके पास शो किया है कि जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं जल में, तो जल जो है भैया 0 से 4 डिग्री तक, तो उसका जो आयतन है वो घटता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मतलब T का मान जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा, तो जल जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट करूंगा, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसका जो है आयतन जो है, वॉल्यूम जो है घटेगा। लेकिन वही 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या समझेंगे यहां तक, कि जल है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन घटेगा। मतलब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर उसका आयतन घटा, मैं क्या बोल रहा हूं, आयतन अगर घटा, आयतन क्या है, घटा, तो मतलब उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे सर, इधर देखो, इधर देखो कि मेरे को पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आयतन समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर आयतन कम हुआ, ये चीज अगर कम हुई, मतलब डेंसिटी जो डी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आयतन के। अगर इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन सिंपल सा ये निकलता है कि जब भी ये चीज बढ़ेगी, अगर आयतन मेरे पास बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा। लेकिन मेरा केस यहाँ क्या शो हो रहा है कि आयतन ये 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरे पास क्या है, डेंसिटी बढ़ेगी। इस चीज से, इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्या सर, देखो क्या होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां पर क्या होता है कि जो झीलें होती है उसके ऊपर क्या बर्फ जम जाती है, लेकिन उसके अंदर जो है मछली हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये जीवित फिर भी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, दिमाग में था, इसका प्रॉपर लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा सिंपल सा ये चीज अगर आपको दिमाग में, फिजिक्स में यही चीज है, यहां पर यही समझने वाली बात है कि अगर डेंसिटी मेरा बढ़ रहा है तो मतलब आयतन क्या हो रहा होगा, कम। अब वही मैं अगर झील वाला चीज एग्जांपल देखूं कि झील में क्या है, सिंपल सा आप बोर्ड पे देखेंगे, इधर कहीं नहीं देखना, बस थोड़ा सा समझना है। मान लीजिए ये कोई झील है, ठीक है, तो इसमें क्या, ये ऊपर की सतह जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, जमी हुई है, ठीक है, और ये पानी है, और इसमें जो मछली होती है वो क्या होती है, जीवित रहती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए कि झील का पहले टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब पहले कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरी डेंसिटी क्या हो गई,
डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आयतन नॉर्मली हम यहाँ समझेंगे, सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पे ही जो है एक्वेटिक एनिमल यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। कैसे? जैसे जैसे मेरा एक प्रकार से आयतन बढ़ता जाएगा, मैंने जनरली ये वाला ग्राफ आपको शो किया है, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। मैं क्या जनरली टेम्परेचर 10 पर डेंसिटी है, लेकिन भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। मतलब सीधा सीधा जैसे ही अगर टेम्परेचर यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो ये टेम्परेचर के कारण क्या डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 8 डिग्री सेंटीग्रेड, दो टेम्परेचर मैं आपको समझाऊंगा, समझना। 10 डिग्री टेम्परेचर पर जो है आयतन मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। सही कह रहा हूं सर, आयतन क्या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर में आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन भाई यहां पर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है, तो यहां पर अपना जो भारी जल है, घनत्व जैसे जैसे उस पर बढ़ेगा तो ये भारी जल नीचे आता जाएगा, और वही हल्का जल कहां तक जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है कब तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमारा जो घनत्व है वो बढ़ता नहीं है, कम ही होता है। इसलिए ये ऊपर की सरफेस नॉर्मली क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है, और ऊपर की सरफेस क्या हो जाती है, जम जाती है। बस सिंपल सा लॉजिक इतना याद रखना। वो आपको सिंपल सा यही पूछेगा कि वो टेम्परेचर बताओ, क्या मैं आपको बता रहा हूं कि वो टेम्परेचर बताओ जिसपे जो है एक्वेटिक एनिमल सरवाइव करते हैं। तो सिंपल सा है, वो 4 डिग्री टेम्परेचर है जिस पर वो लोग झील में नॉर्मली जीवित रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऊष्मा का संचरण, मतलब अब ऊष्मा का हमने देख लिया। ऊष्मा का संचरण मतलब ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे क्या होता है। ऊष्मा का संचरण मेनली 3 प्रोसेस से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछा गया। ठीक है, तो ऊष्मा का संचरण कितने विधियों द्वारा होता है, 3 विधियों द्वारा, चालन, संवहन, विकिरण। चालन मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, अब सर चालन क्या होता है। चालन में कुछ नहीं, ये जो चालन में जो भी ऊष्मा का संचरण है वो अधिकतर हमको कहां देखने को मिलेगा, ठोसों में। कहां देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट, चालन में जो ऊष्मा का संचरण है वो किस में होता है, ठोस में। इसमें क्या होता है, जो गर्म वाली वस्तु है, मैंने 2 टेम्परेचर मान ली, एक वस्तु ये है, एक मेरा ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। एक वस्तु का मेरा टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं दूसरी का क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होता है, ये जो पास वाले कण है ये क्या वहीं के वहीं ऑक्सीडेट करते रहते हैं, मतलब कि वहीं के वहीं ये जो ऊर्जा है इसके पास क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा है, मतलब इसके पास क्या है, एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसके पास गतिज ऊर्जा है। वहीं ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये स्टेबल है। तो ये जो इसके संपर्क में आता है और ये दोनों आपस में टेम्परेचर कुछ चेंज करते रहते हैं। तो यही प्रोसेस क्या है, चलती रहती है, यहां से फिर यहां जाएगा। तो ये जो प्रोसेस चलती रहती है, मतलब जिसमें ठोसों में जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो संचरण होता है वही क्या होता है, उसका चालन होता है। चालन के द्वारा मैं करता हूं। अब इसका क्या क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा पूछा उसने कि चालन क्या है। तो चालन में कुछ नहीं है, उसमें माध्यम के जो कण है वो ऑक्सीडेट करते रहते हैं अपनी, लेकिन ये कण जो है, ठीक है, ऑक्सीडेट करते रहते हैं वहीं के वहीं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें क्या देखते हैं, नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी हम एग्जाम्पल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब जो धात्विक छड़ होती है, मतलब लोहे की कोई भी छड़ होती है, उसका एक सिरा अपन गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा क्या है, अपने आप गर्म हो जाता है। देखना वाले प्रैक्टिकली ये सत्य है कि जब मैं जो छड़ है उसका एक सिरा गर्म करूंगा तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, ये है मेरा किसका, चालन का एग्जांपल। क्वेश्चन पूछा गया है कि चालन क्या है, सिंपल सा, जो कि आपको वहां जाके टिकी लगाना है। ये क्वेश्चन आपको जेल प्रहरी में पूछा गया है, जेल प्रहरी में की परीक्षा लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद आता है संवहन। संवहन समझने के लिए आप नॉर्मली एक मैंने मोमबत्ती लिया है, मोमबत्ती को जनरली मैं इसको मोमबत्ती मान लीजिए आग ले रहा हूं मैं। जनरली हम ठंड के दिनों में क्या है तापते हैं, मतलब उसको कि ज्यादा ठंड लगती है तो तापते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि जैसे ही जब ये आइट साइड के इसके कण जो है ये गर्म होते हैं तो ये कहाँ ऊपर उठने की ऊपर उठते हैं, और जो ठंडी हवा है वो कहाँ आती है, नीचे आती है। जो तो जिनका टेम्परेचर कम होगा जिन कणों का वो कहाँ आएंगे, नीचे। और जो भी जिनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, जो गर्म हो जाएंगे, वो कण कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो इससे क्या निकला कि ये जहां पर जो हम तभी हमें क्या होता है, जब ये गर्म कण हमारे हाथों को टकराते हैं तो हमें क्या गर्मी का अनुभव होता है। नॉर्मल ये आई थिंक समझ में। अब संवहन ऐसा ही बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है।
सबके यहाँ फ्रिज तो होगा नॉर्मली, ठीक है होगा सर, सही बोल रहा हूँ। फ्रिज में देखना फ्रीजर पेटी का हमेशा ऊपर ही रहती है, फ्रीजर पेटी का जो है हमारा वो कहाँ रहता है, ऊपर। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फ्रीजर में नॉर्मली ये फ्रीजर है, ये फ्रीजर ऊपर रहेगा और यहाँ 3 एक बॉक्स बने होंगे। तो जैसे ही जो गर्म हवा है, मतलब जो गर्म हवा है यहाँ से वो ऊपर जाती है, जैसे ही फ्रीजर पेटिका से टकराती है वो ठंडी होकर कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है। आई थिंक समझ रहे होंगे, फ्रीजर पेटिका कहाँ होगी, ऊपर होगी फ्रिज में। ये किसका एग्जांपल है, ये है हमारे पास संवहन का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में आता है विकिरण। अब विकिरण इन दोनों के लिए तो मीडियम रिक्वायरमेंट हो रहा था कि भैया इनकी एक मीडियम में ही, जैसे ठोस है यहाँ, गैस है या द्रव है, उसके गैस है यहाँ। लेकिन वहीं अगर मैं क्या विकिरण की बात करूं तो विकिरण में जो है मीडियम मतलब माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब इसे माध्यम पे ये जो चीज है वो डिपेंड नहीं करती, मतलब ये जो विकिरण है वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती है। जो सन से जो रोशनी ऊर्जा आती है, वो भी जो हीट आती है सन से, वो इसी विधि द्वारा आती है। किससे? रेडिएशन से ही आती है। अब रेडिएशन के बहुत सारे एग्जांपल हमें याद करने हैं, मतलब याद क्या करने, समझने हैं। जैसे हम देखते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होता है, जो रेत होती है वो रात के टाइम क्या होती है, रात के टाइम बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, लेकिन वहीं क्या दिन के टाइम वो क्या हो जाती है, बहुत गर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि रेत जो होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक के साथ क्या है, उत्सर्जक, मतलब अवशोष भी कर लेगी और एब्जॉर्ब भी कर लेगी, लेकिन वो उसको और उतनी ही स्पीड से उसे क्या निकालेगी भी। तो एक ये रेगिस्तान का एग्जांपल इंपॉर्टेंट कि रेगिस्तान में जो है दिन के समय जो दिन बहुत टेम्परेचर उनका हाई होता है दिन का, और वहीं रात का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। दूसरे देखता हूं कि जो गर्मियों में हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि भैया व्हाइट ड्रेस पहने। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्हाइट कलर है वो ऊष्मा को क्या है जनरली अपने में से उत्सर्जित कर देता है। इससे ही आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्मली हमारी छत है उस पर क्या करते हैं अधिकतर, क्या कि व्हाइट पेंट कर देते हैं, ऊपर दीवारों को व्हाइट पेंट से रंग देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें अंदर गर्मी ना लगे, वो जो भी प्रकाश है, जो भी लाइट है उस पर आए और उत्सर्जित हो जाए वहीं से टकराने के बाद, और हमें गर्मी ना लगे, इसीलिए हम उसको करते हैं। ये पूछा गया है आपको जेल प्रहरी में। उसके बाद में आता है बादलों। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो बादलों वाली रात होती है वो स्वच्छ वाली, मतलब स्वच्छ आसमान वाली रात से ज्यादा तपती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही दिन के समय तो मेरा क्या होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अर्थ सरफेस है, वो नॉर्मली टेम्परेचर उसका हाई रहेगा, टेम्परेचर गर्म होगा। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है तो टेम्परेचर ठंडा होता है, तो इसके कारण क्या ऊष्मा निकलती है ऊपर की ओर। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, अब रात के समय, दिन के समय ये चीज गर्म हुई, तो यहाँ से रात के समय क्या है, ऊपर विकिरण निकलेंगे, विकिरण निकलेंगे। अगर यही बादल है तो ये विकिरण बादल से टकरा के वापस ही यहीं आ जाएंगे। समझ रहे होंगे आप लोग? तो इसीलिए जो स्वच्छ बादल वाली, मतलब स्वच्छ जो आकाश अगर ये मेरा साफ है तो वहां पर मेरी रात क्या है, कम तपती है। लेकिन वहीं अगर मेरी बादल है आकाश में तो वहां पर रात मेरी क्या है, ज्यादा तपती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज देखी। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2-3 पॉइंट बता रहा हूं जो कि हमेशा याद करना है। पहला पॉइंट मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है, इन दोनों पैमानों के मान -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है भैया एक समान होंगे, एक समान होंगे। आई थिंक पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, इन दोनों के जो ताप है -40 डिग्री पे, दोनों का मान इक्वल आएगा, मतलब समान होगी, सीधा पूछेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जो है निम्नतम संभव ताप कितना, मतलब निम्नतम संभव ताप क्या होगा, निम्नतम मतलब मिनिमम वैल्यू कह रहेगी, तो हमें याद रखना है कि -273 केल्विन जो है भैया निम्नतम संभव ताप है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताया जेल प्रहरी के एग्जाम में जो भी पूछेगा। ठीक है, तो यहीं पर हम इस चैप्टर को जनरली खत्म करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।